नमस्कार, एग्जाम हैप्पी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 की तैयारी को लेकर के। तो यदि आप झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह जो है आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। आप यहाँ से सारे चीज़ों का प्रैक्टिस कर सकते हैं और यहाँ पर आपको देखिए जितना भी प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, जितना भी नोट्स दिया जा रहा है वो स्पेशल जेटेट न्यू सिलेबस के आधार पर है। उसके साथ ही आपको यहाँ पर JCERT जैक के झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम पर सारे नोट्स PDF आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप सभी जुड़ करके यहाँ से एक बार अवश्य तैयारी कीजिएगा और परीक्षा में जाने से पहले आप नोट्स को देख लीजिएगा। 2 दिन 4 दिन भी बचा हुआ है तो आप यह अवश्य समझिएगा कि आपके यहाँ पर इस PDF से पूरा के पूरा प्रश्न हूबहू छपने वाला है, क्योंकि JCERT जैक का बना हुआ है। आप बाहर का कोई भी प्रैक्टिस सेट लेके पढ़ रहे हो उसके बावजूद भी यहाँ से नोट्स लेकर के पढ़ना आप नहीं भूलिएगा। चलिए देखते हैं आज के यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न। ओरिजिन ऑफ स्पाइसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। किसका है? द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसके द्वारा लिखा गया है, या प्रजातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखा गया? अरस्तू के द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा, मेडल के द्वारा, या रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है, तो किसके द्वारा लिखा गया है यहाँ पर? तो द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति, किसका लिखा हुआ है? चार्ल्स डार्विन का है। किसका है? चार्ल्स डार्विन का है। प्रजातियों की उत्पत्ति द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। मकर रेखा है, मकर रेखा है। ठीक है, 23.5 डिग्री, देखिए 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, या 23 डिग्री। ठीक है, तो देखिए 23.5 डिग्री यहाँ पर हम लोगों ने देखिए इसके पहले भूगोल पढ़ा है। ठीक है, तो उसमें यहाँ पे देखिएगा ये आपको मध्य रेखा हो गया, विषुवतीय रेखा हो गया, और इसमें ऊपर की ओर चलेंगे उत्तर की ओर तो इसमें 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, इसमें भी 23.5 डिग्री, इसमें भी 66.5 डिग्री। ठीक है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आप यहाँ पर कह लीजिए। ठीक है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं? ऊपर वाले रेखा को कर्क रेखा और नीचे वाले रेखा को मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो मकर रेखा यहाँ पर पूछा है, तो मकर रेखा किस में होता है? उत्तरी में कर्क रेखा होता है और ये दक्षिण पड़ गया तो दक्षिण में मकर रेखा होता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी साउथ की ओर, इधर की ओर मकर रेखा पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दिया गया है 23.5 डिग्री उत्तरी। तो उत्तरी किस में? देखिए यहाँ पर एस में है। ठीक है, एस में है, तो 23.5 डिग्री A16 को आप कीजिएगा मकर रेखा, 23.5 डिग्री एस यानी दक्षिण, 23.5 डिग्री साउथ। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? 135 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ से इसको देख लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न रहता है। और अभी तो हम देखिए आपको जो हैंड रिटन नोट्स दिए हैं वो केवल अभी JCERT जो जैक का सिलेबस दिया, ठीक है, लेकिन कुछ उसमें सिलेबस में ऐसे भी चीज़ है जो छूट फूट हैं, तो उसको हम अभी अलग से बना के आप सभी को दे देंगे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो सारा PDF आपको मिल जाएगा, जिसको आप देखिएगा तो वहाँ से और भी आपका स्कोर बढ़ेगा अभी। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का यहाँ पर मुख्यालय कहाँ अवस्थित है पूछा गया है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो आपका नीदरलैंड के हेग में स्थित है। ठीक है, नीदरलैंड के हेग में स्थित है और इसका जो है विश्व की अदालत भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूछा है उसको बताइए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नीदरलैंड के हेग में स्थित है। राइट आंसर इसका B हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। ठीक है, देखिए यहाँ पर सब राष्ट्रीय गान किसके द्वारा है? तो वो आपको रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित है, जन गण मन। ठीक है, संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया है। ठीक है, 1950 24 जनवरी 1950 को। और इसके गाने का समय कितना है? 52 संकेत। ठीक है, इसको प्रथम और अंतिम पंक्ति गाई जाती है 27 दिसंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में लाया गया था। ठीक है, तो ये कब आपको किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, संविधान सभा को कब? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। राइट आंसर B हो जाएगा। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में। ठीक है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो देखिए पुष्कर मेला जो है आपको ये पुष्कर मेला अजमेर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? अजमेर में आयोजित किया जाता है। और अजमेर में लगभग 11 किलोमीटर
दूर हिंदुओं से परिचित तीर्थस्थल पुष्कर है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को यह मेला लगता है। कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है देशी विदेशी पर्यटक भी आते हैं। और इसमें कहाँ लगता है? तो इसमें ऊँटों का क्रय विक्रय भी होता है। ठीक है, तो पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अजमेर में आयोजित किया जाता है। चलिए अगला देखिएगा, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? UVA, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट सी जो है ये आपका पराबैंगनी किरणें जो है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं? देखिए ये आपको जैविक घटक अजैविक घटक आपको हम हैंड रिटेन नोट्स में पढ़ा दिए हैं। प्रोटीन, मृदा, कवक या फास्फोरस अजैविक घटक नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन इसमें अजैविक घटक नहीं है। देखिए अजैविक घटक के अंतर्गत जो होता है कवक जैवमंडल का जैविक घटक है, न कि अजैविक घटक है। शेष तीनों जैवमंडल के अजैविक घटक है, क्योंकि अजैविक घटक में पानी, हवा, मिट्टी, धूप और खनिज आते हैं। ठीक है, खनिज आते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। कवक जो है यहाँ पर अजैविक घटक नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, गिर शेर परियोजना कहाँ अवस्थित है? गिर शेर परियोजना कहाँ स्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो गिर शेर परियोजना जो है वो आपको कहाँ? भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। भारत के कहाँ पर? गुजरात राज्य में स्थित है, और यहाँ पर सिंहों का एकमात्र निवास स्थान माना जाता है। ठीक है, तो गिर शेर परियोजना गुजरात में अवस्थित है। अगला, WWF का आशय क्या है? WWF का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या वर्ल्ड वाच फंड, क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए WWF का मतलब है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जिसको कहते हैं विश्व जीव कोष। ठीक है, तो आपको था यहाँ पे WWF, ये हो गया वर्ल्ड, और ये हो गया वाइल्ड, और ये हो गया वाइल्ड लाइफ, और एप्स हो गया फंड। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, फंड हो गया, तो राइट आंसर इसका सी हो गया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, विश्व जीव कोष कहते हैं। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया है। क्लियर? तो अब देखिएगा यहाँ पर 141 का सी आंसर। गंगा नदी निकलती है, आपको बताना गंगा नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, गंगा नदी अरावली श्रेणी से, लद्दाख से, गंगोत्री ग्लेशियर से, मिलाप ग्लेशियर से। ठीक है, तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी आपकी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और इसका उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है? गोमुखी हिमानी, जो गंगोत्री के पास समुद्र तल से 5165 मीटर उत्तर है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो राइट आंसर इसका सी होगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? प्रदूषण के मापन के लिए कौन सी एजेंसी यहाँ पर है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, सर्व ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देखिए भारत में केंद्रीय प्रदूषण जो है यहाँ पे मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एजेंसी काम कर रही है। ठीक है, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है यहाँ पर मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, सांसद या राज्यसभा के सभापति। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं कि जो संविधान के अनुच्छेद 108 है उसके तहत, ठीक है, किसी भी विधेयक में दोनों सदनों पर, दोनों सदनों का मतलब लोकसभा और राज्यसभा में किसी प्रकार की गतिविधि अवरोध उत्पन्न होती है, ठीक है, तो उसका संयुक्त बैठक जो है आपको किसके द्वारा कराया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा आयोजित करवाया जाता है। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आयोजित किया जाता है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? 9, 6, 3, 4। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था? देखिए पंचायती राज व्यवस्था ये तो राजनीति शास्त्र का प्रश्न है, पॉलिटिकल साइंस का है, और देखिए आपको यहाँ पंचायती राज व्यवस्था आ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसीलिए हम आपको क्वेश्चन बैंक करवा रहे हैं, तो आपको पंचायती राज व्यवस्था का
नोट्स देख लेना है, पंचायती राज व्यवस्था देख लेना है। वो नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, वो नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये सारे चीज़ें जो भी होती है उसको हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ाना है हमें, और ईवीएस के अंतर्गत जो विभिन्न राज्यों में पूछा जा रहा है ये आ सकता है, हो सकता है, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था पढ़ लेना है आपको, क्लियर। तो उसका भी नोट्स आपको मिल जाएगा। तो पंचायती राज व्यवस्था किस भाग में संविधान में वर्णित है, किस भाग में, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 9, ठीक है, किस में है, 9 में आपका वर्णित है। राइट आंसर ये। अगला है 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय, राष्ट्रपति की शक्ति से, सांसद की शक्ति से, ठीक है। 74वें संविधान संशोधन क्या किससे संबंधित है, तो देखिए ये जो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम जो था वो 1992 के द्वारा संविधान के भाग IX क में जोड़ा, 9 क में जोड़ा गया था, ठीक है, जो शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, ठीक है। तो ये कहाँ पर हो गया, तो इसका राइट आंसर बी हो गया, शहरी स्थानीय स्वशासन। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है, ठीक है। देखिए आप लोग को हमने यहाँ पे अम्लीय वर्षा पढ़ाया है, अम्लीय वर्षा पढ़ाया है, जिसमें सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुले हुए रहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जिसमें सल्फर रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, और ऊपर से इसमें आके जल मिलेगा, ठीक है। जल मिलेगा, जब सल्फर में आके जल मिलेगा तो क्या बना देंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा, तो ये अम्ल बन गया। और नाइट्रिक में मिलेगा तो नाइट्रिक अम्ल बना देंगे, ठीक। तो उसमें जो अम्लीय वर्षा वहाँ पर होगा तो वहाँ जान माल के बहुत क्षति होगी, और ठीक है। तो अम्लीय वर्षा बहुत नुकसानदायक होता है जिस एरिया में भी होता है। तो यहाँ पर पूछा है कि किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्ल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं होगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड होगा, ये मिलेगा तो क्या बनाएगा आपको, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं H2SO4, क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लाया गया, विधि शासन विचार कहाँ से लाया गया। देखिए पूरा यहाँ पर देखिए आपको पर्यावरण क्या कर दिया गया, आपको पर्यावरण जो यूपी में पर्यावरण जो है पूरा यहाँ पर आपको पॉलिटिकल को मान लिया, हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है। हाँ लेकिन ये चीज़ जरूर याद रखिएगा, पॉलिटिकल से कुछ प्रश्न आपका झारखंड में रहेंगे, और वो कहाँ से रहेंगे, तो आपको 6 to 8 जो जैक का किताब वहाँ से रहेंगे। तो 6 to 8 का पॉलिटिकल भी आपको देखना है, नहीं तो आप लोग कहते सर ये तो सिलेबस में है ही नहीं, तो आप वहाँ से मार खा जाइएगा, 1-2 नंबर जो भी आपको बढ़ना है वो कम पड़ सकता है, इसलिए आपको पॉलिटिकल भी देख लेना है। हम आपको पॉलिटिकल भी दे देंगे। कितने लोग इसमें सहमत है, वीडियो देखने के बाद जरूर बताइएगा कि हाँ सर पॉलिटिकल का भी नोट्स हमें चाहिए, तो आपको हम यहाँ से दे देंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, तो विधि का शासन कहाँ से लिया गया, आपसे ये पूछा गया था, 138 नंबर, ठीक है। तो विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है ना। अगला देखिएगा, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है, लोकसभा का चुनाव होना रहता है तो उसका अधिसूचना जो है जारी कौन करता है, भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय, लोकसभा सचिवालय कौन करता है, ठीक है। देखिए तो भारत के निर्वाचन आयोग की व्यवस्था अनुच्छेद 326 के तहत की गई है, ठीक है। लोकसभा चुनाव हेतु अधिसूचना, तो भारतीय निर्वाचन आयोग की व्यवस्था जो है आपको 326 अनुच्छेद के तहत किया गया है। जो यहाँ पर लोकसभा हो या विधानसभा उसके चुनाव की अधिसूचना जारी करता है। और यह निर्वाचन आयोग जो है एक अस्थायी स्वतंत्र निकाय है, ठीक है, एक अस्थायी स्वतंत्र निकाय है। यह आयोग किसका, तो संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचक नियमावली तैयार कराने और निर्वाचकों के संचालन के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। चलिए अगला, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम 1 घंटे को क्या कहा जाता है, लोकसभा की जब कार्यवाही चल रही थी, लोकसभा का जब सत्र चल रहा होता है तो उसका प्रथम 1 घंटा को क्या कहा जाता है, सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल, शून्यकाल, प्रश्नकाल क्या कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए लोकसभा की जब कार्यवाही चलती है तो उसके प्रथम 1 घंटे में लोग क्या करते हैं, तो प्रश्न पूछते हैं, क्या पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तो ये प्रश्न पूछते हैं इसलिए इसको हम लोग प्रश्न काल में डालेंगे, ठीक है, प्रश्न काल में डालेंगे, ठीक है।
चलिए अगला देखिएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण क्या है? ये भी आपको हमने नोट्स में दे दिया है। देखिए अगर अभी आप नोट से भी बनाते तो यहाँ से आपको 20 पार कर जा रहा है। ठीक है, वर्षा जल संग्रहण क्या है? प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण, वर्षा जल का जमा और भंडारण, पानी का वितरण, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो वर्षा जल संग्रहण का मतलब ही होता है वर्षा के जल का जमा करना और उसको इकट्ठा माने भंडारण करना, संग्रहण भंडारण करना। यानी वर्षा जल का जमाव और भंडारण जो है वर्षा जल संग्रहण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? कार्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, बांदीपुर गिर नेशनल पार्क। ठीक है, तो भारतीय गैंडा कहाँ पर आपको मिलते हैं? देखिए भारतीय काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का जो है स्थापना 1974 में किया गया था और असम में किया गया था। और ये एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा। एकदम याद रखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? देखिए ठीक है, ऊर्जा प्रवाह आपको हमने नोट्स में दे दिया है, ऊर्जा का प्रवाह, जिसमें आपको देखे होंगे यहाँ पर। तो ऊर्जा का प्रवाह में पारिस्थितिकी तंत्र में संबंध में सही है। सही का मतलब एक लाइन से चलना चाहिए। तो उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, ये गलत है। अपघटक उपभोक्ता गलत है। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ठीक है, ये भी गलत है। तो आपको हम लोग सीरीज बना के पढ़ाया, उसमें देखिएगा उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ आपको दिखाए थे और तीनों चीज़ का आपका नोट्स दिया भी है, उसका डिटेल्स वहाँ पे देख लीजिएगा। ये प्रश्न आया हुआ था। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? प्रोपेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेन या मीथेन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी गैस सबसे अधिक उपस्थित रहती है? तो देखिए ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उस CO2 गैस होती है। इसको याद रखिएगा, आपको ये ग्रीन हाउस वाला गैस एक बार एकदम पूछ रहा है, तो आप सभी ग्रीन हाउस गैस को देख करके ही जाइएगा। ठीक है, अगला है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? कैरोटीनॉइड, लाइकोपीन, एंथोसाइनिन या क्लोरोफिल। ठीक है, ये भी प्रश्न आपको हमने करवा दिया है, देखे होंगे आप, सब कुछ मिल रहा है। बहुत सारे प्रश्न आपने यहाँ पे बना लिए। अभी केवल PDF आप जो चैप्टर का दिए होंगे उसको पढ़े होंगे तब। ठीक है, तो अभी आपका तैयारी अधूरा है, पूरा नहीं है, अभी आपका चल ही रहा है। तो आप सभी इसी तरह से 1 से 5 के लिए यहाँ से सारे नोट्स PDF पढ़ करके ही एग्ज़ाम में जाने की कोशिश कीजिएगा। जो भी लोग नहीं ले पाए हैं, मिलने के साथ यहाँ से ज़रूर संपर्क कर लेंगे, क्योंकि कम प्रश्न पढ़ के अधिक उठाना है। तो आपको JCERT जय का किताब और क्वेश्चन बैंक दोनों हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके नोट्स को, हैंड रिटेन नोट्स को PDF के रूप में आप सभी लेके पढ़ के एग्ज़ाम में जाइएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण हरा होता। WWF नेचर का प्रतीक है। WWF देखिए बार बार आता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, ये क्या है? जंगली हाथियों का जो स्कीम है, इसमें नेचर का प्रतीक किसको बनाया गया था? गरुड़ को, रीछ को, भाग को, भीमकाय, पांडा को, किसको बनाया गया? ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो WWF जो है 1961 में अपनी स्थापना से ही, अब जिसमें स्थापना हुआ था उस समय संगठन का प्रतीक चिन्ह के रूप में भीमकाय पांडा को अपनाया है। ठीक है, तो ये जाइंट पांडा इसको कहते हैं या भीमकाय पांडा, तो ये पांडा इसका प्रतीक चिन्ह होगा। राइट आंसर इसका D होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वर्षा प्रतिमान किस पर निर्भर करता है? वर्षा का प्रतिमान किस पर निर्भर करता है? भूमिगत जल स्तर पर, कृषि क्षेत्र में जलाशयों की संख्या, कृषि क्षेत्र में मानव समष्टि का घनत्व प्रतिमान, किसी क्षेत्र के प्रमुख मौसम। तो वर्षा का जो प्रतिमान होता है वो किस पर निर्भर करता है? ठीक है, तो देखिए वर्षा का प्रतिमान जो होता है उस क्षेत्र में उसके जलाशयों की संख्या पर निर्भर करता है कि कितने जलाशय हैं। जितना ही जलाशय होगा वर्षा का प्रतिमान उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, तो जलाशय की संख्या पर निर्भर करता है। 123 का राइट आंसर B हो जाएगा। अगला है, अपने प्राकृतिक पर्यावास में जैव विविधता के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? ठीक है,
अपने प्राकृतिक पर्यावास में जैव विविधता के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन से स्थान हैं। ठीक है, तो देखिए प्राणी उद्यान है, पादप उद्यान है, वन्य जीव अभयारण्य है या राष्ट्रीय पार्क है, कौन सा आपका है इसमें बताना है। ठीक है देखिए कौन सा उद्यान है, तो यहाँ पर ए में ऑप्शन दिया है 1 और 2, बी में दिया है 2 और 3, सी में दिया है यहाँ पर 3 और 4 और डी में दिया है 1 और 5। ठीक है, तो प्राकृतिक प्रवास में जैव विविधता के संरक्षण के लिए कौन कौन से स्थान है जैव विविधता के संरक्षण के लिए, तो आपको देखिए वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क, ये 2 को बनाए गए। ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क बनाए गए हैं जिसमें कि यहाँ पर प्राकृतिक प्रवास जैव विविधता का संरक्षण हो रहा है, यानी राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के प्रत्येक शिक्षण कक्ष में आवश्यकता है। सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्ष में आवश्यकता है। संज्ञानात्मक उम्र उपयुक्त पाठ्यक्रम, अनुकूल तथा धमकी रहित परिवेश, स्कूल आधारित आकलन तथा आख्या प्रस्तुत करना, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो क्या इसमें जरूरी होगा, तो देखिए सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण में संज्ञानात्मक या उपयुक्त पाठ्यक्रम होना चाहिए उम्र के अनुसार, ये सही है। अनुकूलन तथा धमकी रहित प्रवेश, एकदम अनुकूलित होना चाहिए और उसमें कोई धमकी और डर भय नहीं होना चाहिए, तब बच्चा ये सीख सकता है, ये भी सही है। स्कूल आधारित आकलन तथा आख्या प्रस्तुत करना, स्कूल में जाने पर उसका आकलन और उसका व्याख्या जो प्रस्तुत करना है, राइट आंसर इसका डी होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला है उच्च बीओडी संकेतक है, उच्च बीओडी संकेतक है। ठीक है, बीओडी का फुल फॉर्म क्या है, ये एक बार आपका झारखंड के एग्जाम में आया था, तो ये होता है बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बी से बायोकेमिकल, ओ से ऑक्सीजन और डी से डिमांड। ठीक है, तो बीओडी जो है यहाँ पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या जैविक ऑक्सीजन की मांग को कहा जाता है, याद रखिएगा बीओडी आता है। ठीक है, तो ये किसके लिए है, कीटनाशक प्रदूषण का, कार्बनिक प्रदूषण का, कार्बनिक या भारी धातु प्रदूषण का, किसका है। ठीक है, तो देखिए उच्च बीओडी जो संकेतक है वो कार्बनिक प्रदूषण का है, कार्बनिक प्रदूषण का है, जिसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या जैविक ऑक्सीजन मांग एक विशिष्ट समय पर किसी तापमान पर दिए गए पानी के नमूने में कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए एरोबिक जैविक जीवों द्वारा इसको भंग कर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। तो इसमें कार्बनिक प्रदूषण का हो जाएगा। ठीक है, कार्बनिक प्रदूषण का ये संकेत है आपको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। चलिए अगला देखिएगा, महत्वपूर्ण आंतरिक घर के भीतर वायु प्रदूषक है, महत्वपूर्ण आंतरिक घर के भीतर वायु प्रदूषक है रेडॉन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या जेनॉन, कौन है। ठीक है, तो देखिए महत्वपूर्ण आंतरिक घर के भीतर वायु प्रदूषक में कौन कौन आता है, इसको देख लीजिएगा। तो देखिए घर के अंदर जो हम लोग दहन के स्रोत, चूल्हा जलाने से बिल्डिंग व औद्योगिक दहन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, रेडॉन आदि आंतरिक वायु प्रदूषण के स्रोत है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और रेडॉन, ये महत्वपूर्ण आंतरिक स्रोत जो भीतर हम लोग घर के भीतर जलाते हैं तो वो पाया जाता है। ठीक है, ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है, ये बहुत बार आया हुआ है, याद रखिएगा। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, थर्मोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में या मेसोस्फीयर में। ठीक है, तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो देखिए ओजोन परत जो है आपको स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है, ओजोन परत जो है आपको स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, जो पर्यावरण में पृथ्वी से समताप मंडल से 15 से 35 किलोमीटर ऊपर होते हैं, जिसकी खोज क्रिस्पन एस्कोनेवन ने 1939 में की थी। ठीक है, ओजोन परत को ही ओजोन स्फीयर भी कहते हैं और ओजोन एक जहरीला गैस है। ठीक है, तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहेंगे यहाँ पर ओजोन परत। देखिए ये परत वाला जो है ना, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, वायुमंडल के विभिन्न परतें, इसको आपको एक बार देख लेना है। ठीक है, ये आपको क्लास 6-7 में है, तो ये एक बार देख लीजिएगा, वायुमंडल के विभिन्न परत, यहाँ से एक प्रश्न आपका हो जाएगा, लेकिन देखिए आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये आता है, इसलिए इसको कंप्लीट कर लेना है हम लोगों को, इसको हम बाद में आपको ले चलेंगे। ठीक है, तो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, जैव खाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, जैव खाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है जैव खाद के बारे में। ठीक है, देखिए
जैव खाद में कौन कौन आता है, अब देख लीजिएगा। जैव खाद जो होता है जीव जंतुओं का जो खाद होता है उसमें, तो जैव खाद के संबंध में कौन कथन सही नहीं है, तो यह मृदा की जलधारता क्षमता को बढ़ा देती है, इसमें सभी पादप पोषक संतुलित मात्रा में होते हैं, यह मृदा को ह्यूमस प्रदान करती है, इसमें मृदा की बनावट बेहतर हो जाती है। ठीक है, तो जो जैव खाद जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष से जो बनता है, जैसे गाय का, भैंस का, ये सब का जो खाद होता है उसको जैव खाद हम लोग कहेंगे। तो क्या होता है, मृदा की जल धारता क्षमता को बढ़ा देता है, ये सही है। इसमें सभी पादप पोषक संतुलित मात्रा में होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। सभी पादप या पोषक तत्व संतुलित मात्रा में नहीं हो सकते हैं। यह मृदा को ह्यूमस प्रदान करता है, हाँ मृदा को क्या करता है ये जैविक खाद, तो ह्यूमस प्रदान करता है, उपजाऊ क्षमता बढ़ाती है। इससे मृदा की बनावट बेहतर हो जाती है, ये भी सही है कि मृदा की बनावट बेहतर हो जाती है। तो कौन सही नहीं है, तो ये राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला है गलत कथन को चुनिए, गलत कथन चुनिए। ठीक है, अगला है गलत कथन चुनिए। ए, आर्थिक विकास का संबंध पर्यावरण संरक्षण से है। ठीक है, आर्थिक विकास का संबंध पर्यावरण संरक्षण से है। दीर्घोपयोगी विकास से वर्तमान पीढ़ी के लिए विकास और भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों के संरक्षण को प्रोत्साहन मिलता है। दीर्घोपयोगी विकास पर्णधारियों के दृष्टिकोण को कोई ध्यान नहीं रखता। दीर्घोपयोगी विकास दीर्घकालिक, आयोजित और अस्थायी विकास होता है। ठीक है, इसमें कौन गलत कथन है आपको बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आर्थिक विकास का संबंध पर्यावरण संरक्षण से है, आर्थिक विकास का संबंध पर्यावरण संरक्षण से है। ठीक है, ये आपका जो है पर्यावरण संरक्षण से है, सही है। दीर्घोपयोगी विकास से वर्तमान पीढ़ी के लिए विकास और भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों के संरक्षण को प्रोत्साहन मिलता है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। दीर्घोपयोगी विकास पर्णधारियों के दृष्टिकोण को कोई ध्यान नहीं रखता, ये बिल्कुल गलत है, ध्यान सभी का रखा जाता है। दीर्घोपयोगी विकास दीर्घकालिक, आयोजित और अस्थायी विकास में सहायक होता है, ये भी सही है। ठीक है, यानी सही कौन नहीं है, तो गलत कथन कौन है, सी है, सी गलत कथन होगा। अगला है डबल रोटी बनाने के दौरान, डबल रोटी बनाने के दौरान उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी, ये प्रश्न आता है। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कौन सा है आपको। ठीक है, तो देखिए डबल रोटी बनाने के दौरान जो होता है वो CO2 गैस उत्पन्न होता है, जिससे डबल रोटी बनाने वालों को खांसी या श्वसन में परेशानी आती है। ठीक है, तो ये डबल रोटी बनाने के दौरान कौन सा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला है किसी नदी के तट पर जहां से अनेक फैक्ट्रियों के बहिस्राव आकर जल में प्रवाहित हो रहे थे, एकत्रित किए जल नमूने का pH मान 3.5 से 4.5 की पारस्परिक अम्लीयता पाया गया। निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सा फैक्ट्री के बहिस्राव के कारण नदी के जल का pH मान इतना हो गया है। ठीक है, साबुन और अपमार्जक, शीशे की बैटरी, प्लास्टिक के प्यालों के निर्माण करने वाला फैक्ट्री या एल्कोहल फैक्ट्री, किसके कारण हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका फैक्ट्री हो गया जिससे यहाँ पर अम्लीय पाया जाता है, तो शीशे की बैटरी। ठीक है, किसका है, यहाँ पर शीशे की बैटरी बनाने वाली जो फैक्ट्री होती है उसमें बहुत सा एसिड होता है, उसी एसिड के कारण जो है ये अम्लीय हो जाता है। अगला है वैश्विक ताप वृद्धि में सबसे अधिक योगदान किसका है, वैश्विक ताप वृद्धि में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, मीथेन का, नाइट्रस ऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो देखिए वैश्विक ताप वृद्धि में सबसे अधिक प्रतिशत का जो योगदान होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण ही वैश्विक ताप वृद्धि या जिसको विश्व उष्णन या जिसको ग्लोबल वार्मिंग हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। क्लियर, चलिए 134 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का एक युग्म है, निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का एक युग्म है, मतलब इसमें कौन ऐसा संसाधन है जो समाप्त हो सकता है, आपको बताना है। ठीक है, देखिए कोयला और मृदा, वायु और सूरज का प्रकाश, जल और पेट्रोलियम, वन्य जीव और खनिज। ठीक है, तो कौन इसमें समाप्त हो सकता है वो युग्म बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वन्य जीव और खनिज। वन्य जीव का अगर सुरक्षा नहीं दिया जाए तो ये भी समाप्त हो सकते हैं, और खनिज को सुरक्षा नहीं दिया जाए तो ये भी समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वन्य जीव और खनिज समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन का एक युग्म है। अगला है एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रेरक बल है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रेरक बल कौन है, पादप, उत्पादक, सौर ऊर्जा या उपभोक्ता। ठीक है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रेरक बल कौन होता है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सौर ऊर्जा जो होता है,
सौर ऊर्जा वो एक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, इकोनॉमिकल सिस्टम के लिए जो होता है उस सबसे प्रेरक बल होता है। तो राइट आंसर इसका सौर ऊर्जा होता है। ठीक है, देखिए किस तरह के प्रश्न आपके हर राज्य के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो आपको ईवीएस में अच्छा मार्क्स आ सकता है। इसलिए प्रीवियस ईयर जरूर बना के जाइए, कोई भी एग्जाम हो प्रीवियस ईयर से आपको बहुत फायदा मिलता है परीक्षा में। ठीक है, और हम आपके लिए यहाँ पर लेकर के आते हैं हर बार प्रीवियस ईयर को, जिससे कि आप देख सकें, समझ सकें। ठीक है, फसल पर खरपतवारों के दुष्प्रभाव के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। ठीक है, जैसे हम लोग फसल मकई का लगाएं तो उसमें खरपतवार मतलब अनावश्यक चीज़ जो उस खेत में उगाते हैं उसको हम लोग खरपतवार कहते हैं। ठीक है, तो फसल के खरपतवार के दुष्प्रभाव के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, वो आपको बताना है। वे फसल कटाई सशर्त के कर्तन में व्यवधान डालते हैं, वे फसल की स्वस्थ वृद्धि में सहायता करते हैं, वो फसल के पौधों के साथ जल पोषक स्थान और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, वो पौधों की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कथनों के सही समुच्चय को चुनिए, इसमें सही कौन है वो बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका वे फसल कटाई सशर्त कर्तन में व्यवधान डालते हैं। ठीक है, ये जो है आपको सही है। और फिर वे फसल की स्वस्थ वृद्धि में सहायता करते हैं, वे फसल की दुष्प्रभाव, खरपतवार का दुष्प्रभाव क्या होता है बताना है। तो वे फसल की स्वास्थ्य वृद्धि में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। वे फसल के पौधों के साथ जल पोषक स्थान और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, वे पौधों की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। तो क्या इसका राइट आंसर था, ये हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो 136 का यहाँ पर राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा, यानी एक भी सही है, 2 और 3 ये आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है। भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशील विकसित करना, विज्ञान के आधारभूत प्रत्यय और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, पर्यावरण खोजने के अवसर प्रदान करना, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशल का विकास करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है। तब विज्ञान के आधारभूत प्रत्यय और सिद्धांत को रट कर याद कर लेना, ये नहीं है, रटना वाला जो है कौशल में आता ही नहीं है। ठीक है, तो ये उद्देश्य में नहीं आएगा, रटने वाला राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला, जैव विविधता का संवेदनशील स्थल है, जैव विविधता का संवेदनशील स्थल है पचमढ़ी, पश्चिमी घाट, गिर जंगल, मधुबनी। ठीक है, तो जैव विविधता का संवेदनशील स्थल जो है वो पश्चिमी घाट है। जैव विविधता हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग जो है पश्चिमी घाट के लिए किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। प्राकृतिक गैस का परिवहन पाइपों द्वारा करना कठिन है, प्राकृतिक गैस का परिवहन पाइपों द्वारा करना कठिन है। ठीक है, सही कथन का चयन करना, ये तो गलत है। प्राकृतिक गैस की कमी यह है कि घरों में जलाने के लिए इसका सीधा उपयोग नहीं कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, ये भी गलत है। प्राकृतिक गैस का संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में अधिक दाब पर भंडारित किया जाता है, सही है। प्राकृतिक गैस का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। यानी सही कथन कौन है, तो सिर्फ सी वाला होगा। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा, पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती है क्योंकि, पृथ्वी पर ऋतु बदलती है क्योंकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी नियत नहीं है, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष से कक्षा के तल के समाप्त है, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष से कक्षा के तल के लंबवत है, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष से कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है। क्या होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी पर ऋतु का परिवर्तन जो होता है पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और पृथ्वी का अक्षीय झुकाव के कारण होता है। ठीक है, तो ये पृथ्वी का घूर्णन अक्ष और इसे कक्षीय तल के सापेक्ष जो झुका हुआ है उसके कारण होता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यातायात के साधनों से सही समूह चुनिए, यानी इसमें एक ऐसा समूह है 4 गो में जिससे सड़क मार्ग से यातायात होता है, सड़क मार्ग से हम लोग उसमें यातायात करते हैं, तो वो कौन होगा वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है जीप, स्कूटर, नाव। ठीक है, ये गलत है, नाव सड़क मार्ग से नहीं होता है, जल मार्ग से होता है। साइकिल, कार, जेट, विमान, जेट गलत है।
अब अगला है बस, ट्रक और ई रिक्शा। तो बस भी सड़क मार्ग से, ट्रक भी सड़क मार्ग से, ई रिक्शा भी सड़क मार्ग। ठीक है, तो ये सड़क मार्ग का यातायात का तीनों साधन ओके हो गया है, राइट आंसर यानी सी होगा। आगे देखते हैं बैलगाड़ी, ऊँटगाड़ी, फ्लाइंग कार। तो ये तो सही था, लेकिन ये फ्लाइंग कार गलत कर रहा है इस ग्रुप में, इसलिए ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी राइट आंसर इसका सी होगा, जो सड़क मार्ग से साधन होता है। किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है? चिकन पॉक्स, मधुमेह, अमीबियासिस या डेंगू। ठीक है, किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, आपको बताना है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर जो है मुख्य रूप से प्लेटलेट्स कम होने का कारण जो माना जाता है वो डेंगू माना जाता है। क्या माना जाता है? डेंगू माना जाता है। लेकिन डेंगू के साथ कभी कभी क्या होता है, वायरल बुखार हो जाता है, जैसे मलेरिया हो गया या चिकनगुनिया हो गया, किडनी या लीवर फेलियर इत्यादि में भी आपको प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ ऐसा राइट आंसर डी है। निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ठीक है, मैनचेस्टर सभी राज्यों के लिए सभी क्षेत्र अलग अलग होते हैं। तो राजस्थान के लिए मैनचेस्टर कौन है? जयपुर है, भीलवाड़ा है, नागौर है या ब्यावर है, क्या है आपका? ठीक है, तो देखिए भीलवाड़ा जो है वो राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पर वस्त्र का बहुत अधिक व्यापार होता है। भीलवाड़ा इसका राइट आंसर होगा। सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? जैसलमेर, जयपुर, भरतपुर, राजसमंद। कहाँ है सोनार दुर्ग? ठीक है, तो देखिए सोनार दुर्ग जो है आपका वो जैसलमेर में है। कहाँ पर स्थित है? सोनार दुर्ग जैसलमेर में स्थित है। राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? वन एवं वन्य प्राणी का संरक्षण जो है उनके लिए एक धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ के जैसा बन गया है। ये कौन से समुदाय के लोग हैं? गुर्जर समुदाय के लोग, सहरिया समुदाय के लोग, बिश्नोई समुदाय के लोग या मीना समुदाय के लोग। ठीक है, कौन है? तो ये देखिए आपका जो है बिश्नोई समुदाय का नाम है, क्योंकि आप लोग सुना होगा अमृता देवी बिश्नोई जो चिपको आंदोलन क्या उसके लिए उसी से प्रेरणा का स्रोत बना। तो उन्होंने क्या किया था, तो वन एवं वन प्राणी के संरक्षण के लिए अपना जान तक दे दिए थे। इसलिए वो समुदाय के लोग, बिश्नोई समुदाय के लोग जो है यहाँ पे इसको वन और वन प्राणी संरक्षण को अब धार्मिक अनुष्ठान का केंद्र बना दिए हैं। तो ये बिश्नोई समुदाय चला जाएगा। हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना का नाम क्या है? सुरगम, कुल्ला, कट्टा या एरिस्ट। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में जल संग्रह की पुरानी संकल्पना का नाम कुल्ला होगा। ठीक है, क्या है? कुल्ला है, याद रखिएगा। लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पर बी है, लेकिन सी लिखा है। अब इसका राइट आंसर अगर सी है तो ये सी मानिएगा, ये कुल्ला होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। निम्नलिखित में वह जयंती चुनिए जो कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है, कौन सी है? महावीर जयंती, गांधी जयंती, अंबेडकर जयंती, हनुमान जयंती। कौन सी जयंती मनाई जाती है आपको बताना है। ठीक है, तो वो जयंती है महावीर जयंती मनाई जाती है। नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? 2011, 2012, 2013 या 2014। ठीक है, देखिए ये नमामि गंगे अभियान क्या था? तो केंद्र सरकार की योजना थी। ठीक है, और इसका शुभारंभ जो है वो आपका 2014 ईस्वी में हुआ था। और इस परियोजना का जो शुरुआत था वो गंगा नदी में जो प्रदूषण हो रहा है उसको कम करने के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? कम करने के लिए किया गया था। और गंगा नदी को फिर से स्वच्छ और सुंदर बनाने के उद्देश्य से की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न था नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ कब हुआ? इसका राइट आंसर 2014 होगा। मगरमच्छ प्राणी जगत के किस संवर्ग का है? मगरमच्छ प्राणी संसार के किस संवर्ग में आता है? वो पक्षी ग्रुप में आता है, सरीसृप ग्रुप में आता है, जल स्थचल आता है या मत्स्य ग्रुप में आता है? किस ग्रुप में आता है आपको बताना है। ठीक है, तो मगरमच्छ प्राणी देखिए वो किस तरह से चलता है, तो जिस तरह से सांप ये सब चलते हैं उसी तरह से ये भी चलता है ना। तो ये आपका जो ग्रुप चला जाता है वो आपका सरीसृप ग्रुप का चला जाता है। ठीक है, ये किस ग्रुप का चला जाता है? सरीसृप ग्रुप का चला जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखते हैं छिपकली, ये वो भी उसी ग्रुप में आ जाती है, तो ये सरीसृप ग्रुप का जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है सूर्यनगरी किसका नाम है? सूर्यनगरी किसका नाम है आपको बताना है। जयपुर का, जैसलमेर का, बाड़मेर का या जोधपुर का? सूर्यनगरी किसका नाम है?
तो सूर्य नगरी जो है यहाँ पर आपको जो जाना जाता है वो बाड़मेर को जाना जाता है। ठीक है, सूर्य नगरी किसको जाना जाता है? तो सूर्य नगरी आपको बाड़मेर या जोधपुर या जैसलमेर किसको कहा जाएगा? तो सूर्य नगरी के लिए यहाँ देखिए मुख्य रूप से जो ऑप्शन आपका काम करेगा वो आपका चलेगा जोधपुर। ठीक है, बाड़मेर को नहीं करना है, जोधपुर को ही करना है, ये सही आंसर आपका चला जाएगा। तो सूर्य नगरी किसको माना जाता है? जोधपुर का माना जाता है। ठीक है, चलिए राइट आंसर जोधपुर होगा। 132 का यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर है वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन, टेस्टोरेन और प्रोजेस्टेरोन, ये किससे जुड़ा हुआ है? इधर हार्मोन का कार्य दिया हुआ है, नर में लैंगिक लक्षणों का नियमन, अंगों में वृद्धि प्रेरित करना, मादा में लैंगिक लक्षणों का नियमन या रक्त में शर्करा स्तर का नियम। तो देखते हैं, इसको मिलान करना है आपको। ठीक है, क्या करना है? मिलान करना है, सही विकल्प को चुनना है। तो देखिए वृद्धि हार्मोन आपको क्या करेगा? तो वृद्धि हार्मोन शरीर के अंगों में वृद्धि को प्रेरित करेगा। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा? ए का 2 हो जाएगा। ठीक, ए का 2 हो जाएगा। और इंसुलिन क्या करता है? तो देखते हैं जिनको जो है कि शुगर बीमारी होती है वो इंसुलिन लेते हैं, तो वो में क्या करते हैं? रक्त में शर्करा स्तर को कम करता है। तो रक्त में शर्करा स्तर का नियमन कम होगा, यानी बी का 4 होगा। ठीक है, बी का क्या होगा? 4 होगा। अब देखिए यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन जो है, टेस्टोरेन, वो क्या करता है? तो नर में यानी पुरुष में लैंगिक लक्षणों का वृद्धि या नियमन करता है। टेस्टोस्टेरोन पुरुष के लिए है और प्रोजेस्टेरोन स्त्री के लिए यानी मादा में लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है। तो इस तरह से यहाँ पे ग्रुप बना है, यानी ए का 2 है, बी का 4 है और सी का ए है। क्या है? सी का ए है और सी का ए हो गया। अब देखिए डी का आपका जो है वो 3 है। ठीक है, डी का 3 है। किस में ऑप्शन आया है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन लगभग में गलत है, इसमें भी गलत है, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा 3 और 3 दोनों कर दिया है, तो यहाँ पे आपको एक 4 कर लेना है। ठीक है, 2 4 1 3, यानी इसका राइट आंसर सी होगा। इसका राइट आंसर सी होगा, 2 4 1 3 ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार देख भी लेते हैं कि सही है या गलत है, यहाँ पर मिला लेते हैं। ठीक है, ए का देखिए, ए का क्या दिया है? 2, तो वृद्धि हार्मोन क्या करता है? अंगों को वृद्धि प्रेरित करता है, तो ए का 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए इंसुलिन क्या करता है? रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करता है, तो देखिए यहाँ पे ये गलत हो गया 3, यानी ये 4 होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, अब देखिएगा टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? तो नर में लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है, 1, ये भी सही हो गया। और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? तो मादा में लैंगिक लक्षणों 3, ये भी सही हो गया। यानी ऐसे देखिएगा तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो जो PDF लिए हैं, देखिए ये किताब का बना हुआ है, हमने हैंड रिटेन नोट्स आपको नहीं बनाया है, इसमें बहुत जगह गलत मिल सकता है, आपको थोड़ा सुधार कर लेना होगा। तो आप सभी देख लीजिएगा, जो भी यहाँ से PDF लेके जुड़े हैं, इस तरह से सुधार कर लीजिएगा अपने PDF में। ठीक है, चलिए अगला, खादी के बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट कब दी जाती है? खादी के बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट कब दी जाती है? 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, 21 जून को, 5 सितंबर को, कब दी जाती है? ठीक है, तो देखिए खादी के जो बने वस्त्र हैं वो महात्मा गांधी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, खादी का प्रचार जो है महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है, तो यह महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को ही दिया जाता है केवल। ठीक है, तो खादी के बने वस्त्रों की कीमत विशेष छूट कब दी जाती है? 2 अक्टूबर को दी जाती है। अगला है, पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण क्या होता है? खड़ी ढलान, अत्यधिक ठंडा मौसम, कम वायुदाब या बर्फीली हवा। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे पर्वतारोहण हम लोग करते हैं, तो जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो वहाँ पर वायु का दाब कम होने लगता है। ठीक है, जिसके कारण क्या करते हैं? तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके लोग जाते हैं कि ऑक्सीजन पूर्ण रूप से मिल सके। ठीक है, तो पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का जो मुख्य कारण होता है वो आपका कम वायुदाब होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं? देखिए ये आप लोग को हमने बहुत अच्छी तरह से सभी नोट्स में दिया है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक जिसमें जीव हो और अजैविक घटक निर्जीव। ठीक है, जिसमें जीव नहीं हो उसको, जैसे सूर्य का प्रकाश, ताप, जल, हवा, ये सभी चीज़ें। ठीक है, पत्थर, सभी अजैविक घटक में आएंगे। तो यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का अजैविक घटक? तो पादप तो आपका जैविक घटक हो गया।
जीव जंतु सजीव है, जैविक घटक हो गए, जीवाणु जैविक घटक हो गए, लेकिन यहाँ पर एक वायु दिया है, ये अजैविक घटक है। ये कौन है? अजैविक घटक है। ठीक है, तो 135 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से रेशम कीट का भोजन कौन सा है? देखिए रेशम का जो कीट होते हैं उसका भोजन कौन होता है? शहतूत की पत्तियाँ, जामुन की पत्तियाँ, नीम की पत्तियाँ या आम की पत्तियाँ। ठीक है, तो रेशम कीट जो होते हैं किस पर बैठते हैं? शहतूत की पत्तियों पर बैठते हैं, इसलिए इनका भोजन कौन होता है? शहतूत की पत्तियाँ ही होती है। ठीक है, तो रेशम कीट का भोजन होता है शहतूत की पत्ती। अगला है, तंबाकू में कौन सा एल्कलाइड पाया जाता है? तंबाकू में कौन सा एल्कलाइड पाया जाता है? कोकेन, कैफीन, निकोटीन या मार्फिन। ठीक है, तो तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो तंबाकू में यह पाया जाता है आपका जो एल्कलाइड के रूप में वो होता है, उसमें निकोटीन। क्या होता है? निकोटीन पाया जाता है। तो तंबाकू में कौन सा एल्कलाइड होता है? निकोटीन होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। रेबीज रोग का कारक है? रेबीज रोग का कारक है वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया या माइक्रोप्लाज्मा। रेबीज रोग का कौन सा कारक है? ठीक है, देखिए सबसे पहले रेबीज के बारे में थोड़ा जान जाते हैं। तो ये रेबीज जो है वो विषाणु जिसको कहिए या उसी को हम लोग कहेंगे वायरस, तो ये वायरस से फैलता है। ठीक है, और देखिए यह बहुत ही खतरनाक बीमारी है, यह बहुत ही खतरनाक बीमारी है और यह जानवरों के काटने से होता है, हिंसक जानवरों के काटने से यह अफेक्ट पड़ता है अगर इसका सुई न लिया जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? तो इसमें मानव उसी जानवर के जैसा आवाज़ करने लगता है और इसको क्या होता है? जल से बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। इसकी पहचान है जब यह रोग होता है। ठीक है, और कुछ दिन के बाद यह रेबीज रोग के कारण मौत भी उसी स्थिति में हो जाता है। ठीक है, उसी के जैसा लक्षण प्रकट करने लगता है। अब देखिए, तो यह रोग होता है अगर आपको कुत्ता काट दे, अगर आपको बिल्ली, सियार या भेड़िए कोई भी काट देते हैं या नोच देते हैं किसी तरह से, तो आपको तुरंत इसका जो है सुई लगवाना है। इसी के कारण रेबीज रोग होता है और रेबीज रोग के कारण मौत बहुत जल्द हो जाती है, बहुत दर्दनाक। ठीक है, इसलिए इन सभी से होता है। तो रेबीज रोग का मुख्य कारक जो था वो आपका वायरस था। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है? जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है, मानव के द्वारा जान के नहीं किया जाता है। घरेलू बहिस्राव, ये तो आपको घर से जो भी कचरे निकलेंगे और नाले से गंदे पदार्थ, वो आपका जल प्रदूषण का स्रोत है। ठीक है, वहित जल, जो जल बहेगा वो है। औद्योगिक बहिस्राव उद्योगों से निकलता है। ठीक है, ये क्या है आपका? उद्योग से जो निकलेगा वो भी जल प्रदूषण, वो तो ज़रूरी है, इसलिए मानव न भी चाहते हुए वो होगा। ठीक है, और लास्ट में ह्यूमस पदार्थ, जो देखिए गाय गोबर के सड़े गले जो है, ये ह्यूमस पदार्थ जो है ये जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है। ये खेती के लिए किया जाता है और इससे ज़्यादा जल प्रदूषण नहीं होता है न के बराबर होता है। इसलिए मानवीय स्रोत कौन नहीं है? तो आपको ह्यूमस पदार्थ नहीं है। ठीक है, जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण है कपास, पॉलिस्टर, नायलॉन, रेशम। ठीक है, तो देखिए जंतु से जो रेशा प्राप्त होता है उसको हम लोग जांतो रेशे कहते हैं। ठीक है, जांतो रेशे कहते हैं। ये रेशे से वस्त्र तक, आपको देखिए झारखंड का JCERT जो किताब उसमें पढ़ना है, रेशे से वस्त्र तक, क्लास 6 में आप देखिएगा विज्ञान में, ये वहीं से प्रश्न है। ठीक है, तो जंतु से प्राप्त रेशे को जांतो रेशे कहते हैं। तो जंतु जैसे आप देखते होंगे भेड़, यहाँ पर देखते होंगे ऊन से निकलता है, रेशम से निकलता है, बकरी से हो गया, फिर आपका ऊँट का हो गया या ध्रुवीय भालू, ये सब हो गया। सबसे क्या होता है? तो रेशे निकाला जाता है। ठीक है, धागा बनाया जाता है, वो जो ठंडे में काम करते हैं। तो जंतु से अगर जो भी रेशा प्राप्त हो रहा है वो जंतु रेशे हैं, तो वो कौन सा है? तो कपास। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है, आपको ऑप्शन चूज करना होगा, ये जंतु से निकल रहा है कि पेड़ पौधा से ही रेशा निकल रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो कपास क्या होता है? तो कपास का पौधा होता है, पौधा होता है ना, तो ये पादप रेशा हो गया। या पॉलिस्टर और नायलॉन, ये तो कृत्रिम रेशा है जो कि मानव के द्वारा बनाया गया है। और एक देखिए रेशम क्या है? एक जंतु है, रेशम कीट, उससे यह रेशा निकलता है, रेशम कीट कोकून से। ठीक है, तो ये जंतु रेशे है, तो ये जांतो रेशे हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण हो जाएगा यहाँ पे रेशम। ठीक है, क्या हो जाएगा? रेशम।
अगला है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। अनुशासन बनाना, परीक्षा करवाना, प्रश्न पत्र बनवाना या अधिगमकर्ता की उपलब्धि देखकर उसमें सुधार लाना। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए बच्चा जैसे ही आता है तो हम लोग उसका सभी स्तर से मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, एक मूल्यांकन एग्जाम के बाद भी होता है। तो ये मूल्यांकन का यहाँ पर उद्देश्य है कि जो लर्नर है, ठीक है, जो यहाँ पर स्टूडेंट है, उसका क्या है, क्या उपलब्धि हुई और उसमें क्या सुधार लाना है, उसके लिए मूल्यांकन बनाया गया है। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य जो है अधिगमकर्ता की उपलब्धियों में सुधार लाना है। अगला प्रश्न है, रबी की फसल का उदाहरण है मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, अलसी। ठीक है, रबी फसल। देखिए एक चीज़ इसको आप लोग जोड़ देख लीजिएगा। अभी हम लोग इसको ज्योग्राफी सेशन में चलेंगे तो वो आप लोग पर्यावरण वाले भी देख लीजिएगा। तो रबी की फसल, खरीफ फसल, फसल के प्रकार में जो आता है खरीफ फसल, रबी फसल और यहाँ पर क्या कहते हैं हम लोग जायद फसल। ठीक है, तो खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। ठीक है, तो रबी फसल क्या होता है इसको आप लोग जानते होंगे। तो रबी फसल रन में, यानी ये र से रबी फसल, न मने नवंबर और म मने मार्च, नवंबर में बोया जाता है, मार्च में काटा जाता है, यानी ये शीत ऋतु में हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ उपजता है। और खरीफ फसल अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो वर्षा वाली फसल हो गई। ठीक है, बरसात के समय में अभी जो फसल हो रही है, तो ये दोनों फसल को जरूर देख के आप लोग जाइएगा। तो देखिए रबी की फसल का उदाहरण है, तो मक्का कब होता है बताइए। तो मक्का आपका जो है ये खरीफ फसल है, सोयाबीन खरीफ फसल है, मूंगफली खरीफ फसल है, ये सब बरसात के दिनों में होगा। लेकिन अलसी जो देखिए ये तिलहन वाली फसल है, तेल वाली फसल। ठीक है, तो तेल वाली फसल जो है आपको यहाँ पे चला जाएगा रबी फसल में। जिस समय हम लोग सरसों लगाते हैं, अलसी लगाते हैं, ये सभी रबी फसल के अंतर्गत हो जाएगा। क्लियर, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सा तत्व नहीं होता है। जब बाल केंद्रित शिक्षा चल रहा होगा, बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, जिसका केंद्र बिंदु केवल बच्चे होंगे, तो उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में खेल तो शामिल है, प्रेरणा, उससे प्रेरणा मिलता है, ये भी शामिल है, संतोष होता है बच्चों में, वो भी शामिल है। लेकिन निष्क्रियता ये बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल नहीं होगा। निष्क्रियता, निगेटिविटी इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए निष्क्रियता। अगला है, प्राचीन काल में संदेशों का संचार कौन से माध्यम से होता था। देखिए बहुत समय पहले का ये संचार का माध्यम है, तो संप्रेषण के अंतर्गत ये चला जाता है। ठीक है, तो प्राचीन काल में संदेशों का संचार कौन से माध्यम से होता था। फैक्स के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, हरकारे के माध्यम से, टेलीफोन। तो फैक्स तो ये न्यू जनरेशन का है, मोबाइल भी न्यू जनरेशन का है, टेलीफोन भी न्यू जनरेशन का है। अब आपके पास एक बचता है जो नया नाम है हरकारे, जिसको पत्र के माध्यम से कहा जाता है, तो ये हरकारे नाम दिया गया है। तो राइट आंसर इसका सी ही होगा। अगला देखिए, श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री का उदाहरण है। देखिए ये प्रश्न देख के आप लोग जाइएगा। इस तरह का प्रश्न आपका एक होता है दृश्य सामग्री, जिसको केवल देखा जाता है। ठीक है, एक होता है श्रव्य सामग्री, जिसको केवल सुना जाता है, और एक होता है दृश्य और श्रव्य, मैंने देखा भी जाए और सुना भी जाए वैसे सामग्री। तो ये नाम के अनुसार यहाँ पे आपको जो है चुनना पड़ेगा कि कौन किस सामग्री में जाता है। तो श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री, श्रव्य मतलब सुनाई भी देता है और दृश्य मतलब दिखाई भी देता है, वैसा इसमें सामग्री कौन है आपको चुनना है। ठीक है, यहाँ आ रहा है रेडियो। रेडियो में क्या होता है, सिर्फ हम लोग ये श्रव्य करते हैं, सुनते हैं। ठीक है, टेप रिकॉर्डर में क्या करते हैं, सिर्फ श्रव्य करते हैं, सुनते हैं। बुलेटिन बोर्ड में क्या होता है, तो सिर्फ हम लोग देख सकते हैं। टेलीविज़न में क्या होता है, तो टेलीविज़न में ये सुनते भी हैं और देखते भी हैं, यानी ये दृश्य और श्रव्य दोनों में चला जाएगा। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा आपका है। देखिए ये प्रश्न है, आपके पिताजी के साले की माँ से आपका क्या रिश्ता होगा, बताइएगा। ये किससे जुड़ा हुआ प्रश्न है, कौन चैप्टर से। तो ये परिवार और पड़ोस से जुड़ा हुआ चैप्टर है, जो कि आपका रक्त संबंध से भी काम करता है। ठीक है, रक्त संबंध से यहाँ पे आया हुआ है। तो आपके पिताजी के साले की माँ से आपका क्या संबंध होगा। ठीक है, तो आपके पिताजी के साले की माँ आपको क्या लगेगी, यहाँ पे नानी लगेगी। कौन लगेगी, नानी लगेगी, आपके पिताजी के सा के माँ ले। अगला, फुलडोल का मेला कहाँ लगता है। फुलडोल का मेला कहाँ लगता है आपको बताना है। ठीक है, तो फुलडोल का मेला कहाँ लगता है, अजमेर में,
जैसलमेर में, शाहपुरा में या अलवर में कहाँ पर लगता है फूलडोल का मेला। ठीक है, तो फूलडोल का मेला जो है राजस्थान के भीलवाड़ा में शाहपुर नामक स्थान पर लगता है। राजस्थान के भीलवाड़ा में शाहपुर नामक स्थान पर लगता है। तो इसमें ऑप्शन शाहपुर जो है सी में आया है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। देखिए ये चैप्टर आपका जो झारखंड का जो टेट है उसमें नहीं डाला गया है, ये जो है आपको सौरमंडल पाठ से है, ये सौरमंडल पाठ से है। ठीक है, और हर बार सौरमंडल से एक प्रश्न होता है, लेकिन सौरमंडल को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, सौरमंडल को देख लेना है। तो जब आपका अभी ज्योग्राफी सेक्शन चलेगा, ज्योग्राफी सेक्शन, तो उसमें सौरमंडल रहेगा, वहाँ पर आपको कलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सौरमंडल को देख लेना है, यहाँ से एक प्रश्न रहता है आपका। ठीक है, तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है, बुध है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा।